Good morning, all of you. Video lecture from Unit 1, and then the session is 4. Video lecture number 4 from Unit 1. This is the outline of the presentation. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कि डिज़ाइन फिलॉसफी क्या है. ठीक है. फर्स्ट आई एम सेलेक्टेड ये पॉइंटर या नाउ. हाँ, डिज़ाइन फिलॉसफी डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर वी डिस्कस द लोकल बकलिंग ऑफ प्लेट एलिमेंट्स and introduction to limit state design, considering limit state of strength and serviceability. These 2 points are considered here now today. सबसे पहले हम डिज़ाइन फिलॉसफी की बात करते हैं कि डिज़ाइन फिलॉसफी क्या होता है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में. तो देखिए, डिज़ाइन फिलॉसफी, design of steel structure consists of design of steel members and their connection so that they will safely and economically. देखिएगा, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे बोला. एक तो हमने कहा कि सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे. ठीक है. जब भी किसी मेंबर्स को हम डिजाइन करते हैं तो सेफ्टी और इकोनॉमिकली, मतलब वो हमारे पास कम से कम पैसे में उसको हम मेंबर्स को डिजाइन कर सकें, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे चाहे आरसीसी मेंबर हो या स्टील स्ट्रक्चर्स हो, जो भी हो, कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है. ये प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसी भी ब्रिजेस को डिजाइन करती हैं तो वो उनका पूरा का पूरा फोकस इस बात पे होता है कि जब टेंडर्स फिल करते हैं तो किस तरह से हम कॉस्ट को कम कर सकें. तो कॉस्ट, किसी भी टेंडर्स को जब आप फिल करते हैं तो कॉस्ट बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि आपने देखा कभी कि एल&टी ने 120 करोड़ कोट किया, टाटा ने समथिंग कुछ 110 करोड़ कोट किया, या फिर कोई दूसरी कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनीज है वो कुछ अलग रेट कोट करती हैं. तो कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर. अलग अलग कंपनी अलग अलग प्राइस कोट करती है, और जिस भी कंपनी का प्राइस कम होता है उस कंपनी को ही टेंडर मिलता है. तो डिज़ाइन फिलॉसफीज में हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि किसी भी जब स्ट्रक्चर्स को हम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी सेफ्टी और इकोनॉमिकली उसके पॉइंट्स जो है, इकोनॉमिकली बनने कैसे हम उसको इकोनॉमिकल बना सकें, कम से कम पैसे में हम उस स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करें, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे. ओके. तो इसके लिए देखिए, हम सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी दैट्स ए मटेरियल प्रॉपर्टी. मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए हमने इसको मार्क किया यहाँ पे कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कितना लोड कैरी कर सकता है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा पॉइंट है हमारा लोड एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. ओके. देखिए, इकोनॉमी का मतलब आप क्या समझते हैं डिजाइन फिलॉसफी में, क्योंकि जैसा भी हमने अभी बताया आपको, इकोनॉमी मीन्स द मिनिमम स्टील दैट इज सेलेक्शंस ऑफ लाइटर पॉसिबल क्रॉस सेक्शंस वेट पर मीटर. मतलब जैसे कि हम कोई भी सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई हमको कोई कोई सपोज दैट 200 250 या 300 का किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो वो कौन सा सेक्शन होगा, वो कौन सा आई सेक्शन होगा या चैनल सेक्शन होगा या फिर कौन सा मेंबर्स होगा जो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एज ए डिजाइनर, जो उस लोड को कैरी कर सके. ठीक है. और उसका वेट भी सबसे कम हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका वेट जो है पर मीटर सबसे कम हो, वेट भी कम हो और उस लोड को भी कैरी कर सके. तो एक डिजाइनर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि इस पॉइंट को कंसीडर करना. ठीक है ना. तो वेट पर मीटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर. कि सपोज दैट मानिए हमने कोई सेक्शन लिया, एग्जांपल के तौर पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर फिगर में, ये हमने एक आई सेक्शन लिया. ठीक है. अब ये आई सेक्शन क्या है कि सपोज दैट इसका वेट जो है 54 kg पर मीटर है. ठीक है. दैट्स 54 kg
पर मीटर, ठीक है। और एज ए डिजाइनर हमने इसको सेलेक्ट किया। किसी दूसरे डिजाइनर ने ऐसा सेक्शन सेलेक्ट किया जिसका वेट जो है 52 केजी, 52 केजी पर मीटर है। ओके, 52 केजी पर मीटर है। तो क्या होगा कि जब हम ओवरऑल उस बिल्डिंग्स की बात करें या फिर उस ब्रिज की बात करें, तो जो दूसरा वाला डिजाइनर है जिसने 52 केजी वेट पर मेंबर्स को डिजाइन किया है, उसका कॉस्ट जो है ओवरऑल जो है, जब हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, तो हाँ, कोई भी कंपनी या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है उस डिजाइनर को ज़्यादा प्रीफर करेगा एज कंपेयर टू जिसने 54 केजी पर मीटर का डिजाइन किया है, ठीक है ना। तो 52 केजी पर मीटर वाला जो है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। अब आती है कि जो सेक्शन डिजाइन हुआ है वो सेफ है या नहीं है, दैट्स सेफ्टी की बात करते हैं। तो उसके लिए हमको सेफ्टी के लिए हमको अलग अलग ट्रायल सेक्शन लेना पड़ता है, कि अलग अलग ट्रायल सेक्शन हम लेकर के मेंबर्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी को चेक करते हैं कि वो मेंबर्स जो है, जो हमने सेलेक्ट किया है या जो मेंबर हमने डिजाइन किया है, वो कितना सेफ है। कभी कभी क्या होता है कि हमें सेफ लगता है बट वो सेफ होता नहीं है। तो ये एक डिजाइनर के लिए काफी बड़ा टास्क होता है कि आप किस तरह से एक ऐसा मेंबर डिजाइन करें जो कि सेफ हो। देखिए हमने डिजाइनर चेक इट सेफ्टी। ओके, तो देयर आर 3 डिजाइन फिलॉसफी फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डिजाइन फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो 3 तरह की डिजाइन फिलॉसफी दी गई है हमको डिजाइन करने के लिए। सबसे पहले आता है हमारा दैट्स कॉल्ड इलास्टिक या वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये आजकल यूज में नहीं होता है। आजकल हम जो यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक आता है प्लास्टिक डिजाइन मेथड। तो नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन। हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि तीनों का क्या रोल है, अगर पहला दूसरा फेल हो गया तो उसकी क्या रीजन थी, तीसरा वाला क्यों सक्सेस है। वी आर डिस्कसिंग ऑल। ओके, तो फर्स्ट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 3 डिजाइन फिलॉसफी is the manner in which safety is considered in the design and the confidence level enjoyed by the designer, ठीक है। तो इन तीनों में सेफ्टी को अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से कंसीडर किया गया है, ठीक है। और डिजाइनर्स के बाद के पास अगर हम बात करें तो चॉइस भी तीनों में अलग अलग है, ठीक है। किसी में कुछ फैक्टर्स हैं, किसी में कुछ फैक्टर्स हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे कि वो डिजाइनर्स के पास क्या क्या चॉइस है, किस किस मेथड में कौन कौन सी चॉइस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो एक ओल्ड मेथड है। इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड आर प्योरली बेस्ड ऑन द इंजीनियरिंग जजमेंट, ठीक है। तो देखिए जो वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन था या वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जो भी लेते थे वो प्योरली बेस्ड ऑन द इंजीनियरिंग जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कंसीडर किया है वो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन का, ठीक है। दूसरी चीज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड या वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन द ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन या वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है, काफ़ी ओल्ड मेथड है, आजकल यूज़ में नहीं हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट्स जो हमने लिखा है यहाँ पे, द कोड ऑफ प्रैक्टिस IS 800-1984 इज बेस्ड ऑन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। तो जो पुराना हमारा IS कोड था IS 800-1984, वह पूरी तरह से वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे क्या था, बेस था, ठीक है। जो ओल्ड मेथड था हमारा डिजाइन का IS 800-1984 इज बेस्ड ऑन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी, फर्स्ट, second and third. And the last point, in this method of design, a trial section is selected and the stresses are calculated in the section
for the most unfavorable combinations of the load. तो एक्चुअली इसमें क्या होता था कि ट्रायल सेक्शंस सेलेक्ट करते थे, ठीक है, एंड देन हम लोग जो है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करते थे, ट्रायल सेक्शन सेलेक्ट करते थे, उसको चेक करते थे वो लेगा लोड नहीं लेगा ये, ठीक है. The stresses so determined should be less than the permissible stresses which are specified in the various sections of IS 800-1984. ओके, तो कुछ लिमिटेशंस थी वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन की. अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये समझिए कि वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन में जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर था मटेरियल का इज कंसीडर टू बी लीनियर. हमने उसको लीनियर कंसीडर किया था. आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, मटेरियल इज कंसीडर टू बी लीनियर, ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर आर एज्यूम्ड टू बी बिहेव लीनियरली इन एन इलास्टिक मैनर. तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाना भी चाहेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर को हम लीनियर कैसे एज्यूम किए थे. जैसे मानिए ये ग्राफ है और यहाँ पर मटेरियल का जो बिहेवियर है उसको हमने कुछ इस तरह से, ये देखिए, दैट्स ए पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक पॉइंट, और ये जो पॉइंट है दैट्स ए कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे पॉइंट P मिलेगा हमको, तो पॉइंट P, और यहाँ पे हमको मिलेगा इलास्टिक पॉइंट. ये पॉइंट, ये इलास्टिक पॉइंट हो गया हमारा, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा जो है दैट्स ए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है. तो इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन अप्रोच में जो था वो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इज कंसीडर टू बी लीनियर. हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर था मटेरियल के लिए उसको कंसीडर किया है, लीनियर कंसीडर किया है, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन का, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता था कि हम जो मेंबर्स के अंदर रिजर्व स्ट्रेंथ होती है उसका यूज नहीं कर पाते थे. हर सभी मेंबर्स के अंदर कुछ ना कुछ जो है उसके मटेरियल्स के अंदर कुछ रिजर्व स्ट्रेंथ होती है जिसका हम यूटिलाइजेशन लिमिट स्टेट मेथड्स में करते हैं. उनका यूज हम वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन में नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से जो सेक्शन सेलेक्ट हो रहा था, जो मेंबर डिज़ाइन हो रहा था, वह काफ़ी बड़ा सेक्शंस हमको सेलेक्ट करना पड़ता था, या फिर नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ जाते थे जिसकी वजह से अनइकोनॉमिकल डिजाइन, यहाँ देखिए हमने नीचे अंडरलाइन किया, अनइकोनॉमिकल डिजाइन हो रही थी मेंबर्स में. ओके, देन आफ्टर वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन गिव्स अनइकोनॉमिकल सेक्शंस, द फेल्यूर मोड ऑफ द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड. जो मेंबर्स के अंदर जो भी फेल्योर्स हो रहे थे उसको हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे, हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे कि ये एक फेल्योर किस रीजन से हो रहा है. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन का. ओके, देन आफ्टर डिजाइन पैरामीटर सच एज लोड, मटेरियल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ आर एज्यूम टू हैव यूनिक वैल्यूज. तो यहाँ पर क्या होता था कि हम इन सभी के लिए, लोड के लिए, मटेरियल प्रॉपर्टीज के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, इन सभी के लिए यूनिक वैल्यूज लेकर के मेंबर्स को डिजाइन करते थे, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन का, ठीक है. देन आफ्टर वी डिस्कस हियर नाउ प्लास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन, ठीक है. स्टील possesses a reserve of strength beyond its yield as is evident from the stress strain curve of mild steel, which engineers have tried to utilize in the plastic method of design. देखिए, जैसा कि आपको भी हमने बताया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो है वो हम इलास्टिक पॉइंट तक ही लेकर के कंसीडर करते थे, और मटेरियल की पूरी जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, स्टील या कुछ और, उसका हम पूरी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे.
ठीक है ना, उस मेंबर्स की पूरी स्ट्रेंथ को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो प्लास्टिक मेथड्स में जो है हमने यील्ड पॉइंट से आगे जा करके उसको डिजाइन किया, और यहाँ पर हमने एक प्रकार से कोशिश की है कि मतलब उसकी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव कर सकें। इन द प्लास्टिक मेथड the design criteria is the ultimate strength and hence the behavior of the member beyond the yield stress in the inelastic और plastic range is considered। तो यहाँ पर हम क्या है, इलास्टिक रेंज से आगे बढ़ करके प्लास्टिक रेंज में जा करके मेंबर्स को डिजाइन किए हैं। और ये एक इस मेथड्स का जो है प्लास्टिक मेथड्स ऑफ डिजाइन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमने उसको आगे जा करके डिजाइन किया है। ओके, the term plastic is used because at failure part of the member will be subjected to very large strain, large enough to put the member into plastic range। Okay, when the entire cross sections become plastics, infinite rotation take place and a plastic hinge is formed। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम मेंबर्स को प्लास्टिक रेंज में जा करके डिजाइन कर रहे हैं तो मेंबर्स के अंदर जो है जैसे कोई सपोज दैट कोई बीम है, ओके, कोई बीम है इनिशियल कंडीशंस में, और जैसे जैसे वो बीम जो है हम इलास्टिक रेंज से प्लास्टिक रेंज में जा रहे हैं और उसको डिजाइन कर रहे हैं, और तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उस मेंबर्स के अंदर पहले वो बीम इनडिटर्मिनेट होगी, फिर इनडिटर्मिनेट से बीम जो है डिटर्मिनेट होने लगेगी, और जब डिटर्मिनेट होगी तो उसके अंदर बहुत सारे हिंज फॉर्मेशंस होंगे, और एट लास्ट वो बीम जो है रोटेट कर जाएगी या फिर कोलैप्स कर जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक है प्लास्टिक मेथड्स ऑफ डिजाइन का। ओके, तो नीचे हमने देखे इस चीज को मेंशन भी किया है कि व्हेन सफिशिएंट प्लास्टिक हिंजेस आर फॉर्मेड इन द स्ट्रक्चर मेंबर एट द मैक्सिमम स्ट्रेसेस लोकेशंस ए कोलैप्स मैकेनिज्म इज फॉर्मेड। ठीक है, तो जैसा भी हम आपको भी बता रहे थे कि सबसे पहले क्या होगा जब हम किसी मेंबर्स को डिजाइन करते हैं तो डिटर्मिनेट लेकर के डिजाइन करते हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट से फिर पहले हम इनडिटर्मिनेट मेंबर्स लेते हैं, फिर उसके बाद वो जैसे जैसे मेंबर्स में हिंज फॉर्मेशन होते जाते हैं, जब जब मेंबर्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज करता जाता है एट ए सर्टेन टाइम पीरियड पे, 1 साल 2 साल 3 साल उसके अंदर और हिंज फॉर्मेशन होता है 1 2 3, और एक समय ऐसा आता है जब वो मेंबर जो है पूरी तरह से कोलैप्स मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वो मेंबर जो है फेल कर जाता है। तो ये प्रोसेस है प्लास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन में। वर्किंग स्ट्रेस में ऐसा नहीं होता है, वर्किंग स्ट्रेस में हम उसकी स्ट्रेंथ को जब हमेशा हम जो है इलास्टिक पॉइंट तक ही कंसीडर करते हैं, जबकि प्लास्टिक मेथड में है हम यील्ड पॉइंट से आगे जा करके उसको डिजाइन करते हैं। So these are the basic difference between the working stress design and the plastic method of design. Okay. The main advantage in the plastic method of design is that smaller size section are selected and as compared to working stress method. Therefore, the approach make use of the capacity of the steel which is left unutilized in the working stress design method। तो जैसा कि अभी आपको हम बता रहे थे कि वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन में क्या होता था कि जो रिजर्व स्ट्रेंथ होती थी उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, बट प्लास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन में जो रिजर्व स्ट्रेंथ है मटेरियल के अंदर उसका हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं रिजर्व स्ट्रेंथ का। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बाइक्स में भी रिजर्व लगाने के लिए ऑप्शन आता है, जब तेल कम हो जाता है तो हम रिजर्व में गाड़ी को लगा करके उसके जो जो सबसे जो मिनिमम पार्ट्स होता है पेट्रोल का उसको यूज़ कर पाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर भी है कि हम जो स्पेशल कंडीशंस में उसके रिजर्व स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि फेल्यूर मोड्स को, जैसे वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन में जो मेंबर्स की फेल्यूर हो रहा था, किसकी वजह से फेल्यूर हो रहा है उसको हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे प्लास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन में आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं अच्छे फेल्यूर मोड्स को। ठीक है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस
मेथड में, प्लास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन में, और जिसकी वजह से हमको जो है प्लास्टिक मेथड्स ऑफ डिजाइंस को छोड़ करके लिमिट स्टेट अप्रोच की तरफ जाना पड़ा। और वो ड्रॉबैक ये था कि सर्विसिबिलिटी कंडीशंस को प्लास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन जो है वो कंसीडर नहीं करता है। और सर्विसिबिलिटी कंडीशंस आप जानते होंगे, जहाँ पे डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशंस एंड फटिक, इन चीज़ों को ये हमारा प्लास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन जो था वो कंसीडर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमको इस मेथड्स के बारे में सोचना पड़ा और हम लोग जो है लिमिट स्टेट अप्रोच की तरफ आगे बढ़े। ओके, तो अब हम बात करेंगे लिमिट स्टेट मेथड्स की। लिमिट स्टेट्स मेथड जो था वो स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी दोनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल करता था, इसलिए दैट्स बिकम अ सक्सेसफुल मेथड। नाउ limit state method. The limit state design was developed to take account of all conditions that can make the structure unfit for use, considering actual behavior of the material and structure. Some of the advantages of the limit state approach are as follow. In this method, design parameters are variant and do not have unique values. तो देखिए, सबसे पहले इस मेथड्स की एडवांटेज ये था कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी या जो भी पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं डिज़ाइन करते वक्त, उनके लिए हम अलग अलग यूनिक वैल्यूज़ ले रहे हैं, ना कि हम सेम वैल्यू लेकर के सभी को डिज़ाइन कर रहे हैं। वर्किंग स्टेट डिज़ाइन में क्या होता था, हम सभी मटेरियल के लिए एक यूनिक वैल्यू लेकर के डिज़ाइन करते थे, लेकिन लिमिट स्टेट डिज़ाइन में या लिमिट स्टेट अप्रोच जो है उसमें हमने अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कंपेयर टू द अदर डिजाइन अप्रोच, लिमिट स्टेट डिजाइन इज मोर रेशनल एंड प्रैक्टिकल। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच था एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस कह लें, या एज कंपेयर टू प्लास्टिक डिजाइन की बात कर लें। ओके, चलिए अब लिमिट स्टेट मेथड में दो पॉइंट्स हैं हमारे। फर्स्ट इज कॉल्ड लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वन इज द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए जब भी कोई किसी डक्टाइल स्टील स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डक्टाइल स्टील स्ट्रक्चर में फेल आइदर ड्यू टू ज्योमेट्रिकल नॉन लीनियरिटी, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा, ज्योमेट्रिकल नॉन लीनियरिटी एसोसिएटेड विद बकलिंग और लार्ज डिफ्लेक्शंस, और ड्यू टू मटेरियल नॉन लीनियरिटी ड्यू टू इल्डिंग और ड्यू टू बोथ। ठीक है, तो लिमिट स्टेट में हमारे पास जो डक्टाइल स्टील स्ट्रक्चर्स जो लेकर के हम मेंबर्स को डिजाइन करते हैं उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में हमारे पास देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर एज ए होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट और कंपोनेंट्स, सबसे पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट है लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स इंक्लूडिंग सपोर्ट एंड फाउंडेशंस। तीसरा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं फ्रैक्चर ड्यू टू फटिग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ब्रिटल फ्रैक्चर एंड लास्ट पॉइंट है बकलिंग। तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ में हम इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए ही मेंबर्स को डिजाइन करते हैं। ओके, ये सभी पॉइंट्स क्या कह रहे हैं उस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जो हमने पहला पॉइंट लिखा है लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर एज ए होल और पार्ट और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स और कंपोनेंट्स। तो ये क्यों होता है किसी भी मेंबर्स में, इसके होने की वजह क्या है? ठीक है, जैसे ओवर टर्निंग हो रही है, ठीक है, स्लाइडिंग हो रही है, या कोई दूसरा
ये फैक्टर्स है जो इन चीज़ों को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये इन सभी फैक्टर्स को, जैसे लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम हो रहा है किसी स्ट्रक्चर के अंदर, एज ए होल हो रहा है और इस पार्ट्स हो रहा है, तो ये इसको हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने कंसीडर करते हुए कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया है कि स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग हम कैसे इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरा आता है फटिग। फटिग क्या होती है? फटिग फटिग होने का रीजन जो है, दैट्स ड्यू टू द रिपीटेड लोडिंग, रिपीटेड स्ट्रेसेस फॉर्मेशंस, ठीक है। कोई भी मेंबर्स अगर हम जैसे बार बार किसी मेंबर्स को लेकर के एक बार टेंशन, एक बार कंप्रेशन, एक बार टेंशन, एक बार कंप्रेशन अगर क्रिएट करेंगे, तो ड्यू टू दैट रीजन देयर इज अ फटिग फॉर्मेशंस विल टेक प्लेस। तो फटिग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसमें हमने आपको सी वाले में देखिए फ्रैक्चर ड्यू टू फटिग को कंसीडर किया है, और ये पॉइंट जो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में हम कंसीडर करते हैं, जो टोटल 5 पॉइंट्स हैं, उसमें एक फटिग भी है, ठीक है ना। तो रिवर्सेबल लोडिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे फटिग की प्रॉब्लम्स आएगी, और ये अक्सर ब्रिजेस में, गर्डर्स में, इन जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने इस पर डिटेल्स भी आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिटल फ्रैक्चर। तो ब्रिटल फ्रैक्चर हमने डी ऑप्शंस में कंसीडर किया है, ब्रिटल फ्रैक्चर क्यों हो रहा है किसी मेंबर्स के अंदर, ठीक है। तो ब्रिटल फ्रैक्चर देखिए, आप देखिए जब भी किसी भी मेंबर्स में अंदर होगा, दैट्स अ सडन फेल्यूर। डक्टाइल फेल्यूर क्या है कि वो हमको प्रायर वार्निंग देता है, फेल होने से पहले जो है हमको प्रायर वार्निंग दे देता है डक्टाइल फेल्यूर जो होता है। बट लेकिन ब्रिटल फ्रैक्चर क्या है कि हमको एक प्रकार का सडन फेल्यूर है किसी भी मटेरियल्स का अंडर सर्विस कंडीशन, दैट विदाउट वार्निंग, ओके। तो फॉर ए ब्रिटल फ्रैक्चर फेल्यूर टू अकोर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस, लो टेम्परेचर्स, थिक मटेरियल्स एंड रैपिड चेंज ऑफ स्ट्रेसेस में भी प्रेजेंट। ये किसी भी एक रीजन से हो सकता है, इसके लिए कोई सर्टेन वो नहीं है कि मतलब इस वजह से हुआ। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस मेंबर्स के अंदर जनरेट हो सकती हैं। दूसरा क्या है, लो टेम्परेचर्स की वजह से भी कभी कभी ब्रिटल फ्रैक्चर्स होता है। कभी कभी हम क्या हो कि मटेरियल जो है वो थिक मटेरियल यूज कर देते हैं, और रैपिड चेंज ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से भी ब्रिटल फ्रैक्चर्स कभी कभी देखा गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको डिजाइन करना पड़ता है जब हम इस पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ का। एंड द लास्ट पॉइंट इज द बकलिंग, ठीक है। तो बकलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में जो पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं, दैट्स कॉल्ड डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। किसी भी मेंबर्स में, किसी भी स्टील स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शंस क्यों हो रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंबर्स के अंदर डिफ्लेक्शंस क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। और चूंकि हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्लास्टिक मेथड था वो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ को तो कंसीडर कर रहा था, बट लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को कंसीडर नहीं कर रहा था। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में हम स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी बोथ पॉइंट विल बी कंसीडर हियर नाउ। तो डिफ्लेक्शन जो है वो सर्विसिबिलिटी में आता है, सबसे पहले इसको कंसीडर करता है। देन आफ्टर वाइब्रेशन इन द स्ट्रक्चर, वाइब्रेशंस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स में, और इसको भी इन पॉइंट्स को भी कंसीडर किया गया है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। कि सपोज दैट आप देखे होंगे कि बहुत से स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिज के किनारे या रेलवे ट्रैक्स के किनारे बने होते हैं, और वहाँ पे घरों के अंदर हमेशा जो है उनके कंपोनेंट्स जो हैं, उनके एलिमेंट्स जो हैं, उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस जनरेट होता रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी कोई कॉलम या कोई बीम में सेटलमेंट हो जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेशन इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। और डिज़ाइन करते वक्त लिमिट स्टेट मेथड्स में हम इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसीडर करते हैं कि कैसे हम डिज़ाइन करें।
Then after corrosion and durability of the structure, ponding of the structure, ponding of the structure is very important. ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को भी हम फिर देखेंगे दोबारा कि ये क्या क्या है एक एक करके. डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन जो है सर्विसिबिलिटी लिमिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है डिफ्लेक्शंस को. ठीक है, इज द मेन सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट दैट मस्ट बी कंसीडर इन डिजाइन. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको दिया गया है वो उसको डिफ्लेक्शन को दिया गया है. डिफ्लेक्शन अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर आर कंट्रोल्ड बाय द रूल्स ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस. ओके, तो किसी भी स्ट्रक्चर्स में डिफ्लेक्शंस होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मेंबर्स में डिफ्लेक्शंस क्यों हो रहा है. इस पॉइंट्स को हम सर्विसिबिलिटी में कंसीडर करते हैं. इसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे दे दी है. देन आफ्टर वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस आर आल्सो डिस्कस हियर नाउ कि वाइब्रेशंस की जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कोई भी स्टील स्ट्रक्चर है वो उसकी लोकेशंस क्या है, वहाँ पे वाइब्रेशंस की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है. वो वाइब्रेशन बहुत रीजन से जनरेट होता है. कभी कभी जैसे रेलवे ट्रैक के नज़दीक ट्रेन पास कर रही है, उसकी वजह से भी वाइब्रेशन स्ट्रक्चर्स पे आता है. कभी ब्रिजेस पे आप देखे होंगे, ब्रिजेस के बगल में जो घर बने होते हैं वहाँ पर भी वाइब्रेशंस क्रिएट होता है. तो वाइब्रेशंस को भी हमने सर्विसिबिलिटी लिमिट में इंक्लूड किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वाइब्रेशंस, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फेल हो गए हैं ड्यू टू द वाइब्रेशंस. ठीक है, डायनामिक इफेक्ट, डायनामिक इफेक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. जैसे आपने देखा होगा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम जो है डायनामिक फोर्सेस जनरेट होती हैं, तो इसको भी आप जो है ध्यान में रखना पड़ता है डिजाइन करते वक्त कि डायनामिक इफेक्ट्स कितना हो रहा है. जो हमारी बिल्डिंग्स है वो किस जोन में आ रही है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, तो उन सारे जोन्स में उनका कैसा मतलब अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए हमको अलग अलग फैक्टर्स नोटिस करना पड़ता है कि हमको मतलब सबके लिए आप देखे होंगे कि अगर आप अर्थक्वेक के आईएस कोड्स को रिफर करें तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि डायनामिक इफेक्ट को हम कैसे कंसीडर करते हुए बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं. तो these are also included in the limit state of serviceability. ठीक है, देन आफ्टर कोरोजन एंड ड्यूरेबिलिटी, तो कोरोजन जो है तो सभी लोग जानते हैं कि कोरोजन क्या होता है. ठीक है, और कोरोजन का इफेक्ट खास तौर से ऐसे एरियाज जहाँ पे सी वाटर है, ठीक है, एग्रेसिव इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें जहाँ पे एग्रेसिव इन्वायरमेंट है, सच है जैसे स्मोक है, जैसे इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे तो स्मोक फॉर्मेशन होगा ही. वहाँ पे कोरोजन जो है काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है. सी वाटर का इफेक्ट है, एसिड का इफेक्ट है, अल्कलीन वेपर्स, तो ये सब चीज़ें जो है सीधे मेंबर्स के अंदर, स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है कोरोजन्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है. तो डिज़ाइन करते वक्त इस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि स्ट्रक्चर हमारा किस लोकेशंस पर है. ओके, क्योंकि वो सीधा कोरोजन जो है डायरेक्टली जो है ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉन्डिंग. तो पॉन्डिंग क्या है? Ponding will occur on the almost all flat roofs to a certain degree, even if the roof drains are present. ओके, तो जैसे अगर किसी बिल्डिंग की छत पर हैवी रेन हो रहा है, ठीक है, और वो उस पर कम्प्लीटली हैवी ड्यू टू द हैवी रेन कम्प्लीटली क्लॉग्ड हो गया वो एरिया, मतलब जो भी होल्स थे, जो भी ड्रेन्स हो रहे थे पानी का, वो बंद हो गया. तो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या होगा, जैसे जब विंड का इफेक्ट होगा, ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस वाटर में बी पुश्ड ऑन वन एंड ऑफ द रूफ क्रिएटिंग एक्सेसिव लोड इन द एनालिसिस. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग विंड जब चलेगी तो वो बिल्डिंग के किसी एक पार्ट को के ऊपर, ठीक है, एक तो विंड का इफेक्ट होगा, दूसरा वाटर का इफेक्ट होगा,
और ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको हम पॉन्डिंग बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि एक एक्सेसिव लोड फॉर्मेशन होगा बिल्डिंग के किसी एक पार्ट के ऊपर, किसी एक कॉर्नर्स के ऊपर रूफ के, और इसकी वजह से, इस एक्सेसिव लोड की वजह से समटाइम्स कभी कभी वो बिल्डिंग जो है फेल हो जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स को जो है, देन आफ्टर फायर रेजिस्टेंस इज आल्सो कंसीडर इन सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक्चुअली स्टील इज एन इनकम्ब्यूस्टेबल मटेरियल, इट्स स्ट्रेंथ में बी रिड्यूसेस बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो स्टील का बिहेवियर क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमने फिगर से भी आपको दिखाया है कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर हम सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभी पॉइंट्स को हम कंसीडर करके ही मेंबर्स को डिज़ाइन करें। ओके, तो इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसके आगे। ओके, थैंक यू।